नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल साधना में। बच्चों, इससे पहली क्लास में हमने मन्नू भंडारी के द्वारा लिखित आत्मकथ्य एक कहानी यह भी पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको समझाए थे। आज हम उसी पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको स्पष्ट करने जा रहे हैं जो दो दो अंक के आपकी परीक्षा में आते हैं। बच्चों, हम आपके लिए इस तरह के प्रश्न तैयार करते हैं कि ताकि परीक्षा में आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपकी तरक्की को ध्यान में रखते हुए हम इतना परिश्रम आपके लिए करते हैं और उसके बदले सिर्फ एक ही चीज आपसे चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी उत्साह और अधिक बढ़ सके। हम भी उतनी ही रुचि और उत्साह के साथ आपके लिए और अच्छा मटेरियल तैयार कर सकें। तो इसलिए दोनों का कोऑपरेशन आवश्यक है, हमारा भी और आपका भी, तभी दोनों का हित इसमें हो सकता है। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट है आपका, लेखिका ने अपने पिता को किन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते देखा था? उत्तर है आपका, लेखिका ने अपने पिता को नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा, समाज के काम, विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाने, खुशहाल, दरियादिल, कोमल और संवेदनशील होने के गुणों के भग्नावशेषों को ढोते देखा था। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो जो चीजें लेखिका के पिता के जीवन में हमेशा रही कि समाज में उनका बहुत नाम था, मान सम्मान था, प्रतिष्ठा थी उनकी, समाज के वे काम करते थे क्योंकि वे समाज सुधारक थे, राजनीति से जुड़े हुए थे, और दूसरे परोपकार की भावना, क्योंकि शिक्षा का महत्व उनकी दृष्टि में बहुत था। वे अपने बच्चों को भी पढ़ाते थे और साथ ही साथ वे दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। इतना ही नहीं, वे 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर में भी बैठाकर रखकर उनको पढ़ाते थे। वे खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते थे, कोमल और संवेदनशील थे। लेकिन एक समय उनके जीवन में ऐसा आया कि उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई और उनकी जितनी भी चीजें थी मानो उनके जीवन से समाप्त होती चली गई। नकारात्मक सोच उनके अंदर समाविष्ट होती चली गई। तो इसलिए लेखिका को लगता है कि मानो उनके पिता अपने गुणों के भग्नावशेषों को या टूटे फूटे जो अवशेष उनके जीवन के रह गए हैं उन्हें ढो रहे हैं। सेकंड है आपका, माँ के धैर्य और सहन शक्ति को लेखिका ने धरती से भी ज्यादा क्यों बताया है? लेखिका ने माँ के धैर्य और सहन शक्ति को धरती से भी ज्यादा इसलिए बताया है क्योंकि धरती की सहन शक्ति और धैर्य जब जवाब दे देते हैं तब वह भूकंप, बाढ़ आदि के रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। लेकिन लेखिका की माँ पिताजी की प्रत्येक ज्यादती को चुपचाप सहन कर जाती थी और बच्चों की प्रत्येक उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना कर्तव्य मानकर सहज भाव से स्वीकार कर लेती थी। यानी कि कोई भी प्रतिक्रिया उनकी ओर से नहीं होती थी। इसीलिए लेखिका ने कहा है कि धरती भी कभी न कभी अपने क्रोध को प्रकट कर देती है, चाहे वह भूकंप के माध्यम से हो, चाहे वो बाढ़ के द्वारा हो। लेकिन उनकी लेखिका के जो माँ थी उनके अंदर सहन शक्ति और धैर्य इतना ज्यादा था कि वह कभी भी उसके कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं होती थी, उसके विपरीत कभी भी वे नहीं बोलती थी। लेखिका के पिता का जीवन सिद्धांत क्या था? लेखिका के पिता का जीवन सिद्धांत यह था कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। उसे समाज में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। ये उनके पिता का जीवन सिद्धांत था कि हमेशा जीवन में ऐसे कार्य करें जिससे समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा उसकी बनी रहे। नेक्स्ट है, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के कैसे बन गए?
लेखिका के पिता बिना सोचे समझे प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास कर लेते थे। अपनों ने विश्वासघात करके उन्हें आर्थिक रूप से इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि उनका सबसे विश्वास उठ गया और वे अपने बच्चों पर भी शक करने लगे। इस प्रकार वह शक्की स्वभाव के बन गए, क्योंकि जिस पर यदि हम कोई अधिक विश्वास करते हैं और वही व्यक्ति जब हमारे साथ विश्वासघात करता है तो हमें हर व्यक्ति एक जैसा नजर आने लगता है। तो यही कारण था कि हर व्यक्ति पर वे शक करने लगे थे और यहाँ तक कि अपने बच्चों के प्रति भी उनके मन में शक की भावना बनने लगी थी। अजमेर पहुंचकर लेखिका के पिता ने किस अधूरे काम को पूरा किया? लेखिका के पिता जब इंदौर में थे तो उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार करना प्रारंभ किया था। आर्थिक संकट के कारण अजमेर आ जाने पर उन्होंने शब्दकोश रचना का अधूरा काम आगे बढ़ाया और उसे पूरा किया। कि जो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश उन्होंने इंदौर में शुरू किया था उसे उन्होंने अजमेर में आकर पूरा किया था। नेक्स्ट है, लेखिका किस कारण निर्भीक और साहसी बन गई? लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन का महत्व समझाया पिता ने तो खुलकर भाग लेने की प्रेरणा शीला अग्रवाल ने दी। इनके सहयोग से उसका खून लावे जैसा गर्म हो गया। उसमें ऐसा जोश और पागलपन आ गया कि वह सारे निषेधों को तोड़कर निर्भीक बन गई। क्योंकि पिता के घर में जो राजनीतिक गोष्ठियां होती थीं तो पिता उसमें लेखिका को अपने साथ बिठाते थे ताकि समाज में किस किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं लेखिका उनको समझ सके, सुने और उस पर बहस कर सके। लेकिन जो उनके विद्यालय की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल थी उन्होंने उसमें सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए उनको प्रेरित किया, उन्हें उत्साहित किया, तो जिससे उनका खून लावे के समान गर्म हो गया, अर्थात उनके अंदर उत्साह और जोश और अधिक तेजी से बढ़ गया, जिसके कारण वे निर्भीक बनती चली गई। पिता के दकियानूसी मित्र ने उन्हें क्या कहकर भड़काया था? पिता के दकियानूसी मित्र ने उन्हें यह कहकर भड़काया था कि मन्नू की तो मत मारी गई है। भंडारी जी, आपने अपनी लड़की को इतनी छूट क्यों दे रखी है? क्या आप जानते नहीं कि वह कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें और हुड़दंग करवाती फिर रही है? मान मर्यादा वाले घर की लड़कियों को यह सब शोभा नहीं देता है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा होती है। किसी को मन्नू भंडारी का यही कार्य अच्छा लगता था तो किसी को वह कार्य अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार लेखिका के पिता के जो दकियानूसी मित्र थे उन्होंने जब लेखिका को चौराहे पर भाषण देते हुए सुना, हुड़दंग मचाते हुए सुना, तो वे तुरंत उनके पिता के पास आए और उनको भड़काने लगे कि मन्नू भंडारी का इस प्रकार का कार्य उसे शोभा नहीं देता है। नेक्स्ट है, पहले के घर की सीमा और आज के घर की सीमा में क्या अंतर आ गया है? पहले घर की सीमा घर की दीवारों तक नहीं थी बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी, इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। किंतु आजकल महानगरों में फ्लैटों में रहने के कारण घर की सीमा फ्लैट की दीवारों तक ही सीमित रह गई है। पहले मोहल्लों में लोग रहते थे तो जितना बड़ा जो भी मोहल्ला होता था हर घर में उसका एक संपर्क बना रहता था। मोहल्ले के सारे लोग मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते थे। लेकिन जब से महानगर के फ्लैटों में लोग रहने लगे हैं तब से वे अपने फ्लैट की सीमा के अंदर ही, उसकी दीवारों के अंदर ही सीमित होकर रह गए हैं। उनके पड़ोस वाले फ्लैट में कौन रह रहा है उन्हें उसकी भी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं रहती है। प्रिंसिपल ने थर्ड ईयर की कक्षाएं क्यों बंद कर दी? प्रिंसिपल जानती थी कि थर्ड ईयर में पढ़ने वाली छात्राएं शीला अग्रवाल को नोटिस थमाने का विरोध करेंगी। पहले वे कक्षाओं का बहिष्कार करेंगी, फिर हड़ताल करके सारा कॉलेज ठप कर देगी। अतः उन्होंने
कुछ दिनों के लिए 3rd ईयर की कक्षा ही बंद कर दी, क्योंकि लेखिका अपने साथियों को भड़काती थी, आंदोलन में भागीदारी करने के लिए नारेबाजी करती थी, हुड़दंग करती थी, हड़तालें करवाती थी, जिससे कॉलेज का जो अनुशासन है वो बिगड़ता चला जा रहा था। तो प्रिंसिपल को लगता था कि मानो जो शीला अग्रवाल हैं वही लड़कियों को भड़का रही हैं, तो वे शीला अग्रवाल को नोटिस दे रही थी और लड़कियां उसका विरोध ना करें, इसलिए उन्होंने 3rd ईयर की कक्षाओं को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। डॉक्टर अंबालाल ने लेखिका की किस प्रकार सहायता की? डॉक्टर अंबालाल लेखिका के पिता के गहरे मित्र थे। उन्होंने लेखिका का भाषण सुना था, वे उससे प्रभावित हुए थे। उन्होंने लेखिका को शाबाशी देते हुए उसके भाषण की खूब प्रशंसा की। अंबालाल के मुख से प्रशंसा सुनकर लेखिका के पिता का क्रोध गायब हो गया, वे भी गर्व से फूल उठे। इस प्रकार लेखिका डांट से बच गई। अब देखिए, दो तरह के मित्र थे उनके पिता के। एक तो वेदज्ञानोसी मित्र थे जो कि उनके पिता को भड़का रहे थे लेखिका के इस तरह का कार्य करने पर। दूसरे डॉक्टर अंबालाल थे जिन्होंने लेखिका के भाषण को सुनकर उसकी प्रशंसा की। तो जो क्रोध लेखिका के पिता के मन में था पहले वाले मित्र के द्वारा बात करने पर, वह क्रोध उनका समाप्त हो गया और वे भी गर्व से फूल उठे। और इस तरह से जो वे लेखिका को डांटने वाले थे, लेखिका भी उनकी उस डांट से वहां पर बच गई थी। एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। व्याख्या कीजिए। शहर और देश में स्वतंत्रता आंदोलन की भीषण हलचल थी। लेखिका भी उस हलचल और आंदोलन में शामिल थी। उधर घर में उसकी सक्रिय भागीदारी को लेकर बवंडर मचा हुआ था। पिता नहीं चाहते थे कि वह लड़कों के साथ नारे लगाती हुई हड़तालें करे, भाषण दे, जल से जुलूस निकाले। तो इस तरह से दोनों तरफ बवंडर मचा था। एक तो स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर कि देश को स्वतंत्र कराना है, गुलामी से मुक्त कराना है, उसके लिए हर क्रांतिकारी, हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहा था। और दूसरी तरफ लेखिका के पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका घर के बाहर लड़कों के साथ हुड़दंग मचाए, नारेबाजी करे या जुलूस आदि निकाले। तो इसलिए घर में रहकर पिता के और लेखिका के बीच में विचारों की टकराहट होती थी, तो घर में इस प्रकार का बवंडर मचा हुआ था। सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के निर्माण के कारण पिताजी को यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, परंतु उन्हें कोई आर्थिक लाभ न हुआ। इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति बदतर होती चली गई। बदतर माने और अधिक खराब होती चली गई। गिरती आर्थिक स्थिति ने उनकी अच्छाइयों जैसे प्रेम, विश्वास, सहानुभूति आदि पर भी प्रभाव डालकर उन्हें कम करना शुरू कर दिया। सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग। जो उनकी पॉजिटिव थिंकिंग थी, सकारात्मक जो उनकी सोच थी, वो धीरे धीरे निचोड़ती चली गई, समाप्त होती चली गई और नकारात्मक सोच उनके मन में प्रवेश करती चली गई। तो जो भी उनके मन में सहानुभूति की भावना थी, विश्वास का भावना थी या जो परोपकार की भावनाएं थी, वो धीरे धीरे उनके मन से समाप्त होती चली जा रही थी। हमारा अतीत किस किस रूप में अभिव्यक्त होता रहता है? हमारा अतीत कभी प्रतिक्रिया के रूप में, कभी कुंठाओं के रूप में, तो कभी प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है। अर्थात कभी हम पिछले संस्कारों के कारण वर्तमान पर झुंझलाते हैं, कभी उसे अपनाते हैं और कभी उस पर अपना असंतोष प्रकट करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर ये वाली भावनाएं होती हैं कि कभी तो वह अपने जो पूर्वज होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके संस्कारों को स्वीकार करते हैं यदि अच्छे लगते हैं, और यदि उन्हें वे संस्कार अपने समय के अनुसार ठीक नहीं लगते हैं तो वे या तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हैं, उस पर कभी या तो वे झुंझलाते हैं, और जो ठीक लगते हैं पक्ष उनको अपना भी लेते हैं। तो इस तरह से हमारा अतीत जो है इन तीन रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। पिताजी ने लेखिका के लिए आजादी की क्या सीमा निर्धारित की थी? पिताजी चाहते थे कि लेखिका उनकी उपस्थिति में ही घर आए हुए लोगों के बीच बैठकर देश की परिस्थितियों के बारे में जाने समझे और उन लोगों से चर्चा बहस करे
परंतु वे इस तरह की आजादी लेखिका को घर की चारदीवारी से बाहर देना नहीं चाहते थे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि वह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे। यानी कि उनके पिता उन्हें जागरूक तो करना चाहते थे कि हमारे देश में, समाज में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, उन सब की जानकारी उनकी बेटी को होनी चाहिए। इसलिए वे उन राजनीतिक पार्टियों में, उन गोष्ठियों में उनको अपने साथ बैठाते थे, लेकिन इसकी सीमा केवल घर के अंदर तक ही निर्धारित थी। उसके बाहर निकलकर कोई भी सक्रिय भूमिका निभाना उन्हें पसंद नहीं था। रगों में लहू की जगह लावा बहने की बात से लेखिका का क्या आशय है? उस परिस्थिति में मनुष्य की मनोदशा कैसी हो जाती है? रगों में लहू की जगह लावा बहने की बात से लेखिका का आशय है पूरी तरह जोश से भर उठना। जब मनुष्य अत्यधिक जोश से भर उठता है तब वह किसी प्रकार की रोक टोक को स्वीकार नहीं करता। वह जिस काम का बीड़ा उठा लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है, उसके लिए सारी सीमाएं तोड़ देता है। उस समय उसके मन का सारा डर समाप्त हो जाता है। देखिए, ये हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है कि जब हम किसी भी काम को करने का कोई दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, कोई दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, बीड़ा उठा लेते हैं, तो हमारे अंदर ऐसा जोश, ऐसा उत्साह भरा हुआ होता है कि उसमें अगर कोई सामने वाला व्यक्ति हमारा विरोध भी करता है या हमें उसे करने से मना भी करता है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। सारी वर्जनाएं, सारे निषेध हम उस समय समाप्त कर देते हैं और मन के अंदर कोई भी डर हमारे नहीं रहता है। निडर होकर हम अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। माँ की सहिष्णुता और त्याग लेखिका के आदर्श क्यों नहीं बन सके? कि माँ के अंदर ये विशेषता थी कि त्यागी थी, वे त्याग की भावना थी और सहनशीलता उनके अंदर थी, फिर भी लेखिका ने उन्हें अपना आदर्श नहीं बनाया। लेखिका का माँ के साथ लगाव सहानुभूति के कारण उत्पन्न हुआ था। अपने बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को पूरा करना उनकी विवशता बन जाती थी। पिताजी की ज्यादतियों के प्रति उनकी सहिष्णुता में भी उनकी असहायता की झलक मिलती थी। ऐसा मौन त्याग नारी के कमजोर और प्रभावहीन व्यक्तित्व का परिचायक है। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व खुली सोच वाली लेखिका का आदर्श नहीं बन सकता था। देखिए, जब कभी कोई महिला, कोई नारी विवश होती है, अपने पैरों पर खड़ी हुई नहीं होती है, दूसरे के अधीन होती है, तो कई बार उसे उनकी सारी इच्छाओं को, सारी बातों को स्वीकार करना होता है और कुछ स्वभावगत होती हैं ये विशेषताएं। तो लेखिका की माँ भी जो थी वह अपने बच्चों की सारी फरमाइशों को, चाहे वह उचित हो या अनुचित हो, उन सबको पूरा करते थे। और उनके पिता भी चाहे जितना क्रोध उनके ऊपर करें, कितनी भी ज्यादती उनके ऊपर करें, लेकिन वे कभी भी उनका विरोध नहीं करती थी। हर बात को चुपचाप रहकर वे सहन कर लेती थी। लेकिन लेखिका ने उनकी इन विशेषताओं को अपने जीवन का आदर्श कभी भी नहीं बनाया। लेख के उपलब्धियों का जिक्र आने पर लेखिका संकोच से क्यों भर जाती थी? लेखिका के पिताजी सदा उसकी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला की प्रशंसा करते रहते और काली तथा कमजोर होने के कारण लेखिका को हीन बताते। इस कारण लेखिका के मन में ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा हो गई जिससे वह कभी भी नहीं उबर पाई। अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के कारण ही वह अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। इसी कारण उसकी लेखकीय उपलब्धि का जिक्र आने पर वह संकोच से भर उठती थी। कि जब हमारे अंदर कोई हीन भावना जगह कर लेती है, हीन भावना हमारे अंदर समा जाती है, तो हम उससे कभी भी उबर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में वह चीज हमेशा बनी रहती है और कभी
भी उसका कोई अवसर या मौका आता है तो वह हमारी स्मृति में तरोताजा हो जाती है। और यही कारण था कि बचपन में जो हीन ग्रंथि लेखिका के मन में बन गई थी, तो बड़े होने पर भी उन्हें यदि अपनी किसी लेखकीय कार्य के लिए कोई उपलब्धि मिलती थी, कोई प्रशंसा करती थी, तो वे उस पर अधिक खुश नहीं हो पाती थी, उसमें भी उनको संकोच का ही अनुभव होता था। मन्नू भंडारी के लेखकीय व्यक्तित्व निर्माण में शीला अग्रवाल की भूमिका स्पष्ट कीजिए। शीला अग्रवाल लेखिका की हिंदी अध्यापिका थी। लेखिका के जीवन को तराशने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने लेखिका की पुस्तकों में रुचि उत्पन्न की। वे स्वयं उन्हें चुनकर पुस्तकें देती थीं और उन पर बहस भी करती थीं। इस प्रकार उन्होंने लेखिका को लेखन और साहित्य को समझने की दृष्टि प्रदान की। शीला जी ने ही उनमें देशभक्ति की भावना जगाई और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा दी। मतलब लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा, चाहे तो साहित्य से संबंधित हो या फिर देशभक्ति की भावना हो। साहित्य में भी उन्होंने कि पहले लेखिका साहित्य को पढ़ती तो थी, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं थी कि कौन सा साहित्य अच्छा है, किन किन प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं उन्हें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। तो ये सारी समझ उनकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल ने उन्हें दी थी। उन्हें चुन चुनकर पुस्तकें दी, उनके विषय में उनको जानकारी दी और फिर दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाने में उन्होंने उनको प्रेरणा दी थी। मन्नू भंडारी के पिता की कौन सी विशेषताएं अनुकरणीय हैं? मन्नू भंडारी के पिता समाज सुधार के कार्यों से जुड़े थे। उन्हें पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक था, इसलिए न केवल 8-10 छात्रों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया, बल्कि उन्होंने स्वयं अंग्रेजी हिंदी विषयवार शब्दकोश भी तैयार किया था। लड़कों के साथ साथ वे लड़कियों को पढ़ाने पर भी जोर देते थे। उनमें देश प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भरी थी। उनकी यही सारी विशेषताएं अनुकरणीय हैं। ये जितनी भी विशेषताएं 4-5 इनके पिता की बताई गई हैं, ये सब अनुकरणीय हैं कि हमें भी अपने जीवन में इन विशेषताओं को अपनाना चाहिए, जिससे दूसरों का हित हो सके, दूसरों का हम परोपकार कर सकें। मन्नू भंडारी की ऐसी कौन सी खुशी थी जो 15 अगस्त 1947 की खुशी में समाकर रह गई? मई 1947 में कॉलेज वालों ने अध्यापिका शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में नोटिस थमा दिया। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए 3rd ईयर की कक्षाएं बंद करके लेखिका सहित 2-3 छात्राओं का स्कूल में प्रवेश निषिद्ध कर दिया। लेखिका ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर कॉलेज के बाहर इसके खिलाफ आंदोलन किया। इसके सामने कॉलेज वालों को झुककर अगस्त में कॉलेज खोलना पड़ा। लेखिका के लिए यह बहुत बड़ी खुशी थी कि जो कार्य कॉलेज वाले चाह रहे थे, लेकिन लेखिका के काम के सामने, उनके आंदोलन के सामने कॉलेज वाले भी झुकने पर विवश हो गए और उन्होंने 3rd ईयर की क्लासेस को खोल दिया था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जो खुशी देशवासियों को मिली वह इतनी बड़ी थी कि सभी खुशियां उसमें समाकर रह गईं। वह थी स्वतंत्रता प्राप्ति की महती खुशी कि जिसके लिए पूरा देश आंदोलन कर रहा था। हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहा था कि ताकि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो सके। तो जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ये सबसे बड़ी खुशी थी। उस बड़ी खुशी में लेखिका की कॉलेज वाली छोटी सी खुशी उसमें समाकर रह गई। तो बच्चों, आज आपका एक कहानी यह भी पार्ट पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके कृतिका के साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न आपको समझाएंगे। आप उसको देखिए। इसमें बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके और आप किसी भी वीडियो को देखने से वंचित ना रह सकें। और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यह निवेदन मैं आपसे बार बार करती हूँ। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।